नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का क्विज क्वेश्चन है। अर्थात उस पूरी बुक से, क्लास 6 की बुक से क्वेश्चन को निकाला गया है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिखाया गया है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। हम पूरा क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने क्वेश्चन होंगे उसका एक्सप्लेनेशन सहित आपको वीडियोज़ दे दिया करेंगे। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो एक बार देखकर उसका बताइए कि देना है कितना अच्छा लगा। लाइक जरूर कर लाइक और कर दीजिएगा जरूर। तो हर्षेण निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त का। आपको तो उत्तर इसमें लगा हुआ है समुद्रगुप्त। हाँ, चलते अगले पे। हर्षेण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये जाहिर, ये नॉर्मल प्रश्न हो गया। लेकिन अगला प्रश्न क्या है आपका? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो उत्तर इसमें आपका डी लगा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में बात करता है, सूचना प्रदान करता है। लेकिन अब इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा हम और इस अभिलेख के बारे में थोड़ा व्याख्या सहित पढ़ लेते हैं, जो कि उसकी व्याख्या ये है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दरबारी कवि के द्वारा दरबारी कवि हर्षेण ने, कौन? हर्षेण, दरबारी कवि हर्षेण ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है, साफ साफ बताया है। इसमें उसकी विजयों का वर्णन है। किसके? समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन है। उसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। आपसे प्रश्न बनता है कि अशोक के किस स्तंभ या अभिलेख में उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है? तो कौन सी? प्रयागराज या फिर इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में उसे बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा भी बजाता था। इसको आप लोग जानते रहिए। उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। आपसे प्रश्न बनता है कौन सा वह राजा था जिसके संगीत प्रेम को और वीणा भी बजाते हुए उसे सिक्कों पर दर्शाया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? हर्षेण द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनकी प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? हर्षेण द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों में संदर्भ में कौन एक सही नहीं है? आपसे कह रहा है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने दक्षिणापंथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा मतलब समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन क्यों? इसकी व्याख्या देख लीजिए। कथन ए, सी व डी सही है, परंतु बी गलत है, क्योंकि दक्षिणापंथ के 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसके किनके द्वारा या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। अब नीचे दिया गया है कूट, उससे तो केवल एक और दो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी। अब क्यों की गई थी? व्याख्या देख लीजिए। समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी थी जो लिच्छवी गण की थी। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय को उत्तर आपका बी लगा हुआ है। चलते अगला, ये थोड़ा इनके बारे में व्याख्या। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। चलते अगले प्रश्न में। कालिदास निम्न में से किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम। आपका उत्तर डी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। थोड़ा व्याख्या इनकी भी। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में थे। अगला प्रश्न, बाणभट्ट निम्न में से किसके दरबारी कवि थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। हर्षवर्धन की जीवनी कौन लिखा था? हर्षचरित लिखा था। कौन लिखा था? हर्षवर्धन ने, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? फाहियान आया था, ह्वेनसांग। आपका उत्तर भी सही है, हर्ष के काल में भारत आया था, ह्वेनसांग आया था। थोड़ा इसके बारे में, चीनी यात्री था ह्वेनसांग। क्या था? चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के काल में भारत आया। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। नवा आपका, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय। आपका उत्तर लगा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। अब हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? सातवाहन की थी, चालुक्य की थी, पल्लव की थी, चोल की थी। इसमें से जो आप लोग आंसर लिखिएगा, आंसर लिखने के बाद उस चालुक्य अगर आंसर होगा तो चालुक्य, पल्लव होगा तो पल्लव, चोल होगा चोल, सातवाहन होगा तो सातवाहन। इनके बारे में जितना आपको जानकारी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और शेयर करके सपोर्ट करिएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं डेली एक वीडियो कम से कम 20 प्रश्नों का आपका 30 मिनट का एक वीडियो जरूर दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।